हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो है विद्यालय नियोजन एवं प्रबंध। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। फ्रेंड्स, इसमें हम यूनिट फर्स्ट देखेंगे, स्कूली शिक्षा का संगठन एवं प्रबंधन केंद्र। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखेंगे, लॉन्ग आंसर स्टार्ट करेंगे। विद्यालय प्रबंध से आप क्या समझते हैं? विद्यालय प्रबंध और शिक्षा प्रबंध के आयाम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी विद्यालय प्रबंध का अर्थ। तो इसमें देखेंगे कि विद्यालय प्रबंध वह एक कला है जिसके द्वारा विद्यालय संबंधी भौतिक तत्वों को इस ढंग से व्यवस्थित किया जाता है कि शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। जो विद्यालय प्रबंध है उसमें यह बताया गया है कि विद्यालय को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है जिससे शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट देखेंगे, राइवल लिखते हैं, साधारण रूप से संगठन प्रबंधन का तात्पर्य यह है कि व्यवहारिक उपाय जिनका सहारा लेकर हम ये चेष्टा करते हैं कि जिन कार्य प्रणाली का सहयोग हम करें वह हमारे उद्देश्य की पूर्ति में अधिक से अधिक सहायक हो सके और हमारे बच्चों को उससे अधिक से अधिक लाभ हो। जो राइवल है इन्होंने बताया है कि जिस कार्य प्रणाली का सहयोग हम करें वह उद्देश्य पूर्ति में अधिक हो और हमारे जो बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक लाभ हो, यह राइवल लिखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा प्रबंध के आयाम। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, मानव शक्ति आयाम। मानव स्रोतों का विकास करने के लिए और राष्ट्र के आधुनिकीकरण में सहायता पाने के लिए शिक्षा का होना आवश्यक है। जो मानव शक्ति आयाम है उसे बताया गया है कि आधुनिकीकरण में सहायता पाने के लिए शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। उसको प्रबंध को भी उन्नति के रास्ते पर लाना होता है, जिसके लिए प्रत्येक समाज तंत्र को शिक्षित और तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। मानव शक्ति के स्रोतों का अधिकतम विकास करने हेतु शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा शिक्षा तंत्र में विकास के साथ साथ परिवर्तन और शिक्षा प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्ति जैसे डॉक्टर है, शिक्षक है, इंजीनियर है आदि तैयार किए जाते हैं। ये मानव शक्ति के आयाम में देखेंगे। नेक्स्ट, यही कारण है कि शिक्षित तथा प्रशिक्षित व्यक्ति दूसरे विकसित देशों में चले जाते हैं और इस बात का विपरीत प्रभाव यह होता है कि मानव की भारत उन काबिल व्यक्तियों को खो देता है जो कि भारत के विकास में सहयोग दे सकते हैं। इसलिए यह बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरे विकसित देश में चले जाते हैं और इसमें विपरीत प्रभाव यह पड़ता है कि जो भारत में काबिल लोग हैं और वो उनको खो देता है। यही वह आयाम है जो शिक्षा का व्यवसाय से जुड़ता है। उच्च शिक्षा तेज पढ़ने वाले छात्रों को दी जाती है, अन्य को व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध कराना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में आज तकनीकी प्रशिक्षित छात्र भी बेरोजगार हैं। यह सभी शिक्षा नियोजन सभी न होने के कारण शिक्षा नियोजन का उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा द्वारा ही राष्ट्र की आर्थिक पक्ष में सही योगदान प्राप्त हो सके। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सामाजिक मांग आयाम। शिक्षा की अहमियत को समझने पश्चात लोगों में शिक्षा प्राप्त करने की चाहत बढ़ी है और यही कारण है कि हर व्यक्ति अपने को और अपनी आने वाली नस्लों को शिक्षित बनाना चाहता है। इस कारण आज स्कूलों महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए भीड़ लगी रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि शिक्षा की भी मांग बढ़ी है और सामाजिक मांग के दो पक्ष हैं। इसमें जो सामाजिक मांग इसमें बताया गया है कि हर व्यक्ति अपने आने वाली पीढ़ी है उसको शिक्षित बनाना चाहता है और आज स्कूलों और महाविद्यालयों और छात्रों के प्रवेश के लिए बहुत भीड़ भी लगी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम पक्ष देखेंगे, समाज की मांग कि सभी शिक्षा को ग्रहण करने के अवसर प्राप्त हों। प्रत्येक संरक्षण या प्रयास करते हैं कि उनके बच्चे को उत्तम से उत्तम शिक्षा प्राप्त हो, वह सामान्य शिक्षा हो या फिर व्यावसायिक शिक्षा हो। उनका मानना है कि शिक्षा से ही उनका बच्चा समाज में अपना कोई मुकाम बना सकता है, अन्यथा नहीं। इसमें जो प्रथम पक्ष है उसमें बताया गया है कि उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्राप्त हो, चाहे वह शिक्षा व्यावहारिक हो या फिर व्यावसायिक हो। उनका यह मानना है कि शिक्षा
यदि बच्चे को प्राप्त होगी तो बच्चा कोई ना कोई मुकाम जरूर हासिल कर लेगा। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय पक्ष। इसमें बताया गया है कि शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उनको अच्छा व्यवसाय भी मिल जाए। भारत में व्यवसाय जुटाने के लिए प्रभावशाली शिक्षा नियोजन नहीं है, जिसके कारण व्यवसाय नहीं प्राप्त कर पाते हैं और राष्ट्र की मांग से अधिक प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध। भारत में बेरोजगारी की समस्या विकट है और यही कारण है कि आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मैदान में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे योग्य लोगों का प्रोत्साहन मिले और व्यवसाय मिले। ये द्वितीय पक्ष में बताया गया है कि भारत में व्यवसाय जुटाने के लिए प्रभावशाली शिक्षा योजना नहीं है, जिसके कारण व्यवसाय नहीं प्राप्त कर सकते हैं और जो बेरोजगारी की समस्या है वह बढ़ती ही जा रही है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक मैदान में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो योग्य लोगों को प्रोत्साहन मिले और उससे उनको व्यवसाय भी मिले। नेक्स्ट देखेंगे विनियोग आयाम। इसमें देखेंगे कि शिक्षा नियोजन में विनियोग आयाम का अर्थ है कि शिक्षा प्राप्त करने में जितना व्यय किया है उससे अधिक आय ग्रहण के बाद होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो शिक्षा विनियोग का नियोजन अर्थहीन नजर आता है। इस आयाम का मत है कि शिक्षा पर जो खर्च किया जाता है वह राष्ट्रीय विनियोग माना जाता है। शैक्षिक आयोजन में आर्थिक पक्ष प्रतिफल दर के अनुसार ध्यान में रखा जाता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की शिक्षा देने में प्रत्येक छात्र का कितना व्यय किया जाता है। इसमें जो विनियोग आयाम है इसमें यह बताया गया है कि शिक्षा प्राप्त करने में वह जितना व्यय करता है उससे अधिक वो आय को ग्रहण करने के लिए भी सोचता है। शिक्षा विनियोग नियोजन, ये इसका जो नियोजन है वो अर्थहीन नजर आता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि जिन क्षेत्रों में धन लगाने से समाज को अधिक लाभ मिलेगा, साथ ही इस बात पर भी ध्यान रखना होता है कि इसका कितना व्यय लगाने में कितना शैक्षिक गुणवत्ता का विकास होगा। इसमें यह बताया गया है, विनियोग आयाम में यह बताया गया है कि धन लगाने से समाज को अधिक लाभ मिले, साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना व्यय इसमें हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक न्याय आयाम। इसमें देखेंगे भारतीय संविधान में समानता और सामाजिक न्याय का मूल अधिकार नागरिकों को दिया गया है। इन मूल अधिकारों को ध्यान से रखकर ही भारत में राष्ट्रीय विकास के लिए योजना बनाई जाती है। संविधान के पिछड़े, शोषित व पीड़ित व्यक्तियों के लिए अन्य वर्ग के समान शैक्षिक स्तर लाने के लिए इस आयाम में अत्यंत महत्व दिया जाता है और महिलाओं, जनजाति, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को शिक्षा में आरक्षण तथा क्षेत्रीय असमता दूर करने के लिए अलग से प्रयास जैसे उदाहरण है इस आयाम में आते हैं। जैसे देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के विकास के लिए नवोदय विद्यालय भी इसी आयाम में आते हैं। जो नवोदय विद्यालय इसमें देखेंगे 1986 की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस दोष को दूर करने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है और फैसला हुआ कि राष्ट्र के प्रत्येक जिले में एक ऐसा स्कूल खोला जाएगा। जो सामाजिक न्याय आयाम है उसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान में समानता और सामाजिक न्याय का मूल अधिकार है। इसमें और यह बताया गया है कि संविधान के पिछड़े, जो शोषित और पीड़ित व्यक्ति है उनको शैक्षिक स्तर से अत्यंत महत्व दिया गया है और इसमें जो महिलाएं हैं, सूचित अनुसूचित जनजाति की, उनको असमता दूर करने के लिए प्रयास किया गया है और इसके लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखेंगे समन्वित आयाम। इसमें देखेंगे किसी भी एक आयाम से शैक्षिक विकास की समस्या हल नहीं होती है, उसके लिए विभिन्न आयामों का राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें जो बातें हैं वो देखेंगे ध्यान योग्य, भविष्य में जनसंख्या का क्या अनुमान होगा और तथा भिन्न आयु वर्ग के छात्रों को अनुमानित संख्या क्या होगी। नेक्स्ट देखेंगे वर्तमान के आधार पर भविष्य में किस प्रकार के कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। ये समन्वित आयाम की में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट देखेंगे
तीन देश की मांग है, जैसे अपेक्षित परिवर्तन, भावी उपलब्धता और प्रभावी नियोजन का आकलन आदि को महत्व देना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, उच्च राष्ट्रीय योजनाओं के लिए आवश्यकताओं का अनुमान नीचे से आना चाहिए। भारतीय योजनाओं के देशी अनुभवों को लाभ लिखा जाना चाहिए और आधार वित्तीय न होकर व्यापक सहयोग को समर्पण का होना चाहिए। ये समन्वित आयाम में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय संगठन के प्रमुख सिद्धांतों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालय संगठन के सिद्धांत देखेंगे जो कुछ इस प्रकार है। शिक्षा के उद्देश्य की अधिकतम प्राप्ति हेतु संगठन का कुछ सुविचारित सिद्धांत पर आधारित होना परम आवश्यक है। देखेंगे किस प्रकार अनेक विद्वानों ने विद्यालय संगठन के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उनमें से कुछ सिद्धांत हैं, उनको देखेंगे। बाल केंद्रित, तो इसमें देखेंगे कि विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वमुखी विकास करना है। इस दृष्टि से संगठन बाल केंद्रित होना चाहिए। इस संगठन ऐसा हो जिसके द्वारा बालकों की विभिन्न योग्यताओं, अभिरुचि, मूल प्रवृत्तियों को स्वस्थ दिशा में विकसित किया जा सके। जो बाल केंद्रित है उसमें बताया गया है कि विद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे को सर्वमुखी सभी प्रकार से विकास करना होता है। इसमें बाल केंद्रित, उसका बाल का केंद्रित होना भी चाहिए। और इसमें बताया गया है कि योग्यता, अभिरुचि, मूल प्रवृत्ति, स्वास्थ्य और उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। संगठन द्वारा विद्यालय में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए जिसमें बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं चारित्रिक गुणों को सरलता से प्राप्त कर सके। जो बाल केंद्रित है उसमें बताया गया है कि बच्चा सामाजिक एवं चारित्रिक रूप से सरलता से प्राप्त कर सके, यह ध्यान रखना चाहिए। और विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं को अनेक विकास की प्रकृति एवं गति, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं, अनेक पूर्व अनुभवों तथा सामाजिक आर्थिक स्तर को दृष्टिगत रखकर व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ये सब बाल केंद्रित में ध्यान रखने योग्य है। नेक्स्ट, प्रत्येक बालक को अपना सर्वोत्तम विकास करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। इसमें नेक्स्ट देखेंगे समाज केंद्रित। इसमें देखेंगे संगठन बाल केंद्रित होने के साथ साथ समाज केंद्रित भी होना चाहिए। वो समाज केंद्रित, उसमें बताया गया है कि बाल केंद्रित होने के साथ साथ समाज केंद्रित भी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का एक सक्रिय, उपयोगी एवं कुशल सदस्य बनाना होता है समाज केंद्रित में। नेक्स्ट देखेंगे संगठन में बालकों की विकास संबंधी क्रियाओं के आयोजन के साथ साथ समाज की प्रगति हेतु उचित व्यवस्था का होना भी परम आवश्यक है। यह समाज केंद्रित में बताया गया है। और इसमें समाज में गत्यात्मक उद्देश्यों को भी अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु वह फिर भी अपने देश की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल रहा है। इसमें यह बताया गया है कि समाज केंद्रित है उसमें बताया गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी वह अपनी खाद्य संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने में असफल है। अनाज के अधिक उत्पादन के लिए कृषि को वैज्ञानिक तथा तकनीकी आधार देना आवश्यक हो गया है। इसलिए विद्यालय में कृषि की आधुनिक विधियों के शिक्षा पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सिद्धांत। इसमें देखेंगे जनतंत्र की सफलता हमारे विद्यालयों पर भी निर्भर है। ये विद्यालय ही है जो जनतंत्र के स्तंभों अर्थात भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं। जो लोकतांत्रिक सिद्धांत से बताया गया है कि हमारे विद्यालय पर यह निर्भर करता है और विद्यालय में जो बच्चे हैं वो भावी नागरिक का निर्माण करते हैं। बालकों में आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास विद्यालय की व्यवस्था, क्रियाकलाप एवं परंपराओं के माध्यम से ही किया जाता है। जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसमें बताया गया है कि जो बालक है उनके आदर्श नागरिकों का जो विकास होता है, जो विद्यालय की व्यवस्था है उनके क्रियाकलापों और उनकी परंपराओं के माध्यम से ही होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यालय का संगठन लोकतांत्रिक सिद्धांत
एवं प्रक्रियाओं के अनुसार हो। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार संगठन एवं प्रशासन करते समय निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखकर विद्यालय में विभिन्न क्रियाओं की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट देखेंगे, अवसर की समानता प्रदान करने के लिए व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट देखेंगे, बालकों की स्वतंत्रता को स्वीकार किया जाए। दूसरे शब्दों में छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षकों को व्यावसायिक स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यालय संगठन एवं प्रशासन विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित किया जाए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है उपलब्ध साधनों की अधिकतम उपभोग का सिद्धांत। इसमें देखेंगे, जैसा कि हम देख चुके हैं कि अविष्ट शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय संगठन के अंतर्गत उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होना चाहिए। इस दृष्टि में संगठन द्वारा विभिन्न मानवीय एवं बौद्धिक तत्वों में अधिक से अधिक सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे उनका सर्वोत्तम उपयोग करके शक्ति, समय एवं धन का अत्यधिक सदुपयोग हो सके। यह सब कुछ जो बताया गया है वो उपलब्ध साधनों की अधिकतम उपभोग के सिद्धांत में यह बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, लोच का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा है देखेंगे, मानव प्रकृति एवं समाज तथा उसकी आवश्यकताएं परिवर्तनशील हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि मानव की जो प्रकृति और समाज है, इनकी आवश्यकताएं ही बदलती रहती हैं। जब विद्यालय का लक्ष्य बालक एवं समाज को उचित दशाओं में विकास करना था, तो इनकी बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल विद्यालय संगठन में समय समय पर परिवर्तन होना भी दिखाई दिया। अतः विद्यालय संगठन में लोच अथवा परिवर्तनशील का गुण होना चाहिए। यह लोच के सिद्धांत में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा के संगठन एवं प्रबंधन में केंद्र तथा स्थानीय निकायों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। इसमें देखेंगे कि भूमिका केंद्र का मुख्य लक्ष्य एक संगठन के रूप में स्कूल है। केंद्र के उत्तर सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य पूरे स्कूल और सिस्टम स्तर पर परिवर्तन और विकास शुरू करना है। जो केंद्र की भूमिका में यह सब बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र विद्यालय संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखेंगे वो किस प्रकार निभाता है कि शिक्षकों, स्कूलों तथा अन्य शैक्षिक संगठनों के लिए परामर्श प्रदान करता है और उनका आयोजन करता है। जो स्कूलों और अन्य शैक्षिक संगठन है उनमें परामर्श प्रदान करता है और उनका आयोजन करता है। नेक्स्ट है, लिथुआनिया और अन्य देशों में शिक्षकों के बीच अनुभव साझा करने को बढ़ावा देता है। विद्यालय केंद्र विद्यालय संगठन में यह भूमिका है, देखते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षकों और नेताओं के लिए पेशेवर स्कूल आधारित सीखने का आयोजन करता है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र के कार्यक्रम को बढ़ावा देना देखते हैं। स्कूलों का संगठनात्मक विकास, स्कूल आधारित शिक्षकों को व्यावसायिक विकास। नेक्स्ट देखेंगे, स्कूल और शिक्षकों का सहयोग और उनकी नेटवर्किंग। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल और शिक्षकों के लिए करना। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों को प्रभावित करना। ये केंद्र के कार्यक्रम को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, स्थानीय निकायों की भूमिका। इसमें देखेंगे स्थानीय निकायों का कार्यक्षेत्र देखेंगे। यद्यपि राज्य सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों को सौंपा है, परंतु उनको सीमित अधिकार प्रदान किए हैं। स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो भी अधिकार प्रदान किए हैं वह संक्षिप्त विवेचन आगे दिया है, देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, शिक्षकों की नियुक्ति। इसमें हम देखेंगे स्थानीय निकायों की शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य सौंपा गया है, परंतु राज्य सरकार ने इस संबंध में अपना प्रावधान कर दिया है।
कि उनकी नियुक्ति चयन सीमित के द्वारा होंगी, जिससे में राज्य सरकार या प्रतिनिधि रहेगा। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक स्थानीय निकाय कर्मचारी भी माने जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे सेवा दिशाएं देखेंगे। सेवा दिशाएं शिक्षकों की सेवा दशाओं का निर्धारण स्थानीय संस्थानों द्वारा ही होगा, परंतु यह है कि राज्य सरकार से इनके संबंध में स्वीकृति प्रदान करनी होगी। नेक्स्ट देखेंगे अन्य कर्मचारी, इसमें देखेंगे राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालयों के अन्य कर्मचारियों जैसे क्लर्क, चपरासी आदि की नियुक्ति उनके वेतनमानों आदि के संबंध में स्थानीय निकायों के लिए कोई विनियमन नहीं होती, अर्थात इस क्षेत्र में स्थानीय निकाय पूर्णतः स्वतंत्र है। ये संस्थाएं आवश्यकता अनुसार इन कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करती हैं और इनके वेतनमान एवं दशाएं निर्धारित करने की अधिकारिणी भी होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकें। इसमें देखेंगे पाठ्य पुस्तक निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार को है, परंतु यदि सरकार किसी विषय में एक से अधिक पाठ्य पुस्तकों को निर्धारित करती है तो स्थानीय निकायों को उनमें से किसी एक पाठ्य पुस्तक का चयन करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसमें यह बताया गया कि राज्य सरकार कोई एक विषय को एक से अधिक पाठ्य पुस्तक यदि निर्धारित करती है तो स्थानीय निकाय है वो एक से एक या पाठ्य पुस्तक का चयन करने का उनको पूर्ण अधिकार है और स्थानीय निकाय प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों में से अपने विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक चुनने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। नेक्स्ट देखेंगे विद्यालय दिवस देखेंगे। राज्य सरकारें केवल एक निर्धारित करेंगी कि वर्ष में कितने दिन विद्यालय खुलेगा और कितनी छुट्टियां होंगी और स्थानीय निकायों को भी प्रदान किए जाएंगे। आवश्यकता अनुसार छुट्टियों का निर्धारण कर सकी। जो विद्यालय दिवस है इसमें छुट्टियों का निर्धारण होगा, यह इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपने प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय के संगठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य शिक्षा निर्देशालय के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखेंगे राज्य शिक्षा मंत्रालय देखेंगे। राज्य शिक्षा मंत्रालय की मुख्य अधिकृति शिक्षा मंत्री की होती है। जो राज्य शिक्षा मंत्रालय उसकी जो मुख्य अधिकृति है वो शिक्षा मंत्री की होती है, जो कैबिनेट स्तर का होता है, जिसकी सहायता के लिए एक या दो शिक्षा मंत्री भी हो सकते हैं। जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब है, महाराष्ट्र है आदि राज्यों की स्थिति यही है। जैसे शिक्षा मंत्री जन प्रतिनिधि होता है अतः राज्य के लिए जनता की आवश्यकता अनुसार शिक्षा नीति का निर्धारण करता है और उससे अधिकार किसी शिक्षा मंत्री का भी होता है। इसी राज्य का विधानमंडल के प्रति भी यही उत्तरदायी होता है। ये राज्य शिक्षा मंत्रालय में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है शिक्षा मंत्री। इसमें देखेंगे शिक्षा मंत्री के कार्यों को मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। देखेंगे समग्र राज्य की शिक्षा के लिए नेतृत्व प्रदान करना और देखेंगे शिक्षा संबंधी पूछे गए प्रश्नों का विधानसभा में उत्तर देना, ये शिक्षा मंत्री में देखेंगे। और विधान मंडल को शिक्षा संबंधी परामर्श देना। नेक्स्ट देखेंगे राज्य की शिक्षा का समन्वय करना। नेक्स्ट देखेंगे राज्य के शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रभावीपन का मूल्यांकन करना। और नेक्स्ट देखेंगे निजी तथा स्थानीय निकायों को उनके विद्यालय चलाने में सहयोग देना, ये शिक्षा मंत्री में आता है। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान आदि प्रयत्नों में सहयोग देगा। शिक्षा मंत्री अपने उपयुक्त कार्यों को निम्नलिखित दो अधिकरणों के माध्यम से
संपन्न करता है। देखेंगे किस प्रकार। शिक्षा सचिवालय तथा शिक्षा निर्देशालय। तो देखेंगे शिक्षा सचिवालय, देखेंगे शिक्षा सचिवालय शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा राज्य मंत्री या उप शिक्षा मंत्री होता है। उसका मुख्य अधिकारी शिक्षा सचिव या शिक्षा उपयुक्त होता है और इसके अधीन कुछ उप सचिव तथा सहायक सचिव भी होते हैं। जो शिक्षा सचिवालय का संगठन है, चार्ट है, वो निम्नलिखित देखेंगे। सचिव भारतीय सेवा या आईएएस का सदस्य होता है। वह शिक्षा मंत्री की नीतियों को जहां लागू करना है वह शिक्षा मंत्री या राज्य शिक्षा मंत्री शिक्षा संबंधी समस्याओं को सलाह भी देता है। नेक्स्ट है पुनः राज्य शिक्षा संबंधी मसलों सरकारी नियमों के अधीन कार्य करने की भी शिक्षा विभाग को अधिकारी की अनुशासन संबंधी समस्याओं का वह निपटारा करता है। ये शिक्षा सचिवालय में यह बताया गया है कि शिक्षा जो राज्य है वो मंत्री उप शिक्षा मंत्री भी होता है और जिसका मुख्य अधिकारी शिक्षा सचिव होता है और इसमें जो सचिव भारतीय सेवा का जो आईएएस का भी सदस्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें जो राज्य सरकार के सभी आदेश उसी के नाम से निकलते हैं। तो देखेंगे इसके अकॉर्डिंग है शिक्षा मंत्री, इसके बाद देखेंगे राज्य शिक्षा मंत्री, इसके बाद देखेंगे शिक्षा कमिश्नर या सचिव, फिर इसके बाद है उप शिक्षा सचिव, इसके बाद है सहायक शिक्षा सचिव, फिर देखेंगे ग्रुप ऑफिसर, फिर देखेंगे विभागीय या एक्सेक्शन या ऑफिसर। इसको ग्रुप ऑफिसर या विभागीय सेक्शन या ऑफिसर कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा निर्देशालय। इसमें देखेंगे कि शिक्षा निर्देशालय एक कार्यपालिका संस्था है। वह सचिवालय द्वारा निर्मित नीतियों को लागू करती है। वास्तव यह राज्य सरकार सचिवालय तथा विद्यालयों को जोड़ने वाली कड़ी है। जो शिक्षा निर्देशालय है वो विद्यालयों को जोड़ने वाली कड़ी और राज्य के विभिन्न भागों में फैले हुए होते हैं। वह राज्य में शिक्षा की प्रगति, शैक्षिक आवश्यकताओं की सूचनाएं तथा राज्य में प्रचलित शिक्षा संबंधी कार्यकलापों के बारे में जन समुदाय को प्रतिक्रियाओं से सरकार को सूचित भी करती है। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा निदेशक राज्य का सबसे उच्च अधिकारी है तथा निर्देशालय का सर्वोच्च अधिकारी भी होता है। राज्य में शिक्षा की क्रियान्वित के संबंध में वह मुख्य कार्यपालिका शक्ति है तथा तकनीकी बातों में सरकार को सलाह भी देता है और यह राज्य सरकार तथा प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्षेत्रीय या मंडल स्तर। तो इसमें देखेंगे शिक्षा के प्रशासन के दृष्टिकोण से राज्य को पुनः अनेक संभाग का मंडलों या वृत्तों में बांट दिया गया है। राजस्थान में शिक्षा प्रशासन को मंडलों में बांटा गया है जिसका अधिकार उपनिदेशक को होता है और उत्तर प्रदेश में भी राज्य को कुछ प्रशासनिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे प्रत्येक क्षेत्र में उप शिक्षा निर्देशक के अधीन है। पंजाब में क्षेत्रवित्त अधिकारी होता है और कुछ राज्यों में डिविजनल इंस्पेक्टर होता है और यह अपने मंडल के शिक्षा प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखेंगे समानता द्वितीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण का कार्य भी ये अधिकारी करते हैं। जैसे देखेंगे जिला परिषद देखेंगे जिला परिषदों द्वारा नियंत्रित पंचायत समिति के लिए उप जिला शिक्षा अधिकारी या उप शिक्षा निरीक्षक अधिकारी, उसके अधीन उप सहायक या उप शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विस्तार अधिकारी होते हैं। और इसमें नेक्स्ट देखेंगे ब्लॉक पंचायत स्तर। इसमें देखेंगे ब्लॉक पंचायत स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की विस्तार प्रगति का मूल्यांकन उप मूल्यांकन सहायक है उप शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विस्तार अधिकारी करते हैं। देखेंगे हाल ही में राज्य सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से
उच्च प्राथमिक स्तर के ग्रामीण विद्यालयों का जिला परिषद के प्रशासनों को सौंपने का निर्णय लिए हैं। इससे इस परिषद का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाएगा। ये ब्लॉक पंचायत स्तर पे